हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन क्लासिकल डांस का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसी पर बेस्ड सेकंड पार्ट लेके आए हैं। उसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे पीसीएस या यूपीएससी के लिए भी यूज़फुल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ये कर लिया था कि नाट्य अकेडमी द्वारा 8 जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में। अब इसको इन डिटेल हम करते हैं। कि जो शास्त्रीय संगीत है उसका उद्गम जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो उससे हमें मिलता है। मतलब कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है वो इसी के रूप में उपलब्ध हैं, जहाँ से हमें नाटक, नृत्य और संगीत कला का एक स्रोत पुस्तक के रूप में अगर कोई बुक मिलती है तो वो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि के अनुसार इस वेद मतलब जो ये है शास्त्रीय संगीत, इसको 5वां वेद कहा गया। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो हमारे क्लासिकल डांसेस का उद्गम हुआ है वो कहीं ना कहीं इन चारों से ही हुआ है। जैसे ऋग्वेद से शब्द, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से मुद्राएं मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, इन सब को लिया गया है। और अथर्ववेद से भाव, मतलब किस भाव का क्या डांस में बनता है, मतलब किस तरह से किया जाता है, वो सब यहाँ से लिया गया है। विद्युत के विकास के साथ भारत में नृत्य विभिन्न भागों में विकसित हुआ। मतलब अलग अलग भागों में शताब्दी के हिसाब से अलग अलग डांस फॉर्म का उद्गम हुआ है। और इस प्रकार नृत्य कला की अनेक प्रमुख शैलियाँ बन गई। मतलब सबने अपना एक अलग से उसकी शैली तैयार कर ली और अपना अलग से ही डांस फॉर्म बना लिया। जैसे जिसे हम आज भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, शतरिया, मोहिनीअट्टम और ओडिसी के रूप में जानते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है भरतनाट्यम ये हम बता भी चुके हैं कि तमिलनाडु का स्पेशली डांस फॉर्म है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले मंदिरों से शुरू हुआ था। इसका उद्गम मतलब मंदिरों से होता है। वहाँ पे भी ये देवदासियों के द्वारा नृत्य शैली तैयार की गई थी, उनके द्वारा किया जाता था और स्पेशली स्त्रियों द्वारा किया जाता था ये डांस फॉर्म। लेकिन बाद में फिर उसमें तमाम विसंगतियों के कारण 1927 में देवदासी अधिनियम द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया था इसमें। लेकिन कुछ टाइम बाद इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया गया, एक तरह से कह लो पुनर्स्थापना की गई। और 20वीं सदी में आते आते रुक्मणी देवी और ई कृष्ण अय्यर ने इसको पुनरुद्धार किया इसका। आज भरतनाट्यम दक्षिण भारत में, इवन ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में बहुत फेमस डांस है, डांस फॉर्म के रूप में माना जाता है। और ये एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया, रुक्मणी देवी या ई कृष्ण अय्यर किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और सोनल मानसिंह का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। नाट्यम नृत्य की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं। मतलब अलग अलग सिद्धांत है, उसके हिसाब से आपको अपने एक्सप्रेशन देने होते हैं। प्रारंभिक समय में इस नृत्य में हिंदू परंपरा के मतलब एक तरह से वैष्णव शैव शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन अभी वर्तमान में आते आते ये किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। सेकेंड है कथक डांस। कथक डांस ज़्यादातर मतलब उत्तर भारत का प्रमुख डांस है। और उत्तर भारत में भी ये यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में इसको किया जाता है, लेकिन स्पेशली यूपी के लिए ही आता है। यूपी में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ का डांस फॉर्म माना जाता है। क्वेश्चन भी आता है तो भी आपका आंसर यूपी ही रहता है। कथक डांस संस्कृत भाषा में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता था, इस वजह से इस डांस फॉर्म का नाम कथक पड़ा है। इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय पे हुई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण मतलब जो कृष्ण जी थे, उनके बचपन की जो लीलाएं थी, उनकी कहानियाँ थी, उनको नृत्य के माध्यम से और भावों के माध्यम से दिखाया जाता है।
जैसे कृष्ण ने जो भी रासलीलाएं की हैं उनको एक तरह से डांस फॉर्म में दिखाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि रासलीला कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है। रासलीला स्पेशली ही कृष्ण की जो उनकी बचपन की कहानियाँ रही हैं, उनके जो किरदार रहे हैं उनके बारे में होता है। तो ये उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। धीरे धीरे कथक मुग़ल समय में ये दरबारों में किया जाने लगा और मुग़ल समय में ही ये अपनी चरम सीमा पे था, मतलब उस टाइम ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा है, मतलब कि मुग़ल टाइम पे भी था, उस टाइम पे भी ये ज़्यादा पॉपुलर था और मुग़ल दरबारों में किया जाता था। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके नर्तक कौन कौन है, जैसे बिरजू महाराज जी इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनका निधन भी हो गया है। लच्छू महाराज इनका भी निधन हो चुका है। शंभू महाराज और शोभना नारायण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बना था। ये सब रिलेटेड हैं कथक डांस फॉर्म से। 20वीं सदी में इस नृत्य परंपरा के दो प्रमुख घराने रहे हैं। अब एक लखनऊ घराना है, एक जयपुर घराना है। जयपुर किस लिए मैंने बताया भी, ये राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है तो वहाँ से रिलेटेड है। लखनऊ घराने में कौन, बिरजू महाराज जी, ठाकुर प्रसाद। और जयपुर घराने में भानुजी महाराज, ये घराने से रिलेटेड इंसान है, कई बार आ जाता है। श्री कृष्ण द्वारा किया गया है इसलिए इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो रहे हैं ये उनके द्वारा किया गया था, इसलिए नटवरी नृत्य के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब कथक के दो अंग होते हैं, एक तांडव होता है, एक लास्य होता है। तांडव भी जो फॉर्म है वो शैव में मिलती है। शैव मतलब जैसे शिव जी का आपने मतलब सीरियल वगैरह देखा होगा। तांडव जो फॉर्म है वो शिव जी द्वारा की जाती है। आनंद तांडव इसमें रहता है, या फिर मतलब जब उग्र रूप में होता है तो तांडव रहता है, इस तरह से होता है। और इसमें पैरों, हाथों और आँखों के भाव ज़्यादा होते हैं, उनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली स्पेशली केरल का डांस फॉर्म है और इसमें अभिनय, नृत्य, संगीत का समन्वय मिलता है। इस नृत्य में कहानी के रूप में, मतलब आपका जो डांस फॉर्म होगा वो बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध को दर्शाया जाता है। एक तरह से श्री कृष्ण जैसे धर्म युद्ध रहता है कि बुराई पे अच्छाई की विजय, इस तरह से रामायण में है जैसे रावण और राम का वो रहा है कि मतलब बुराई पे अच्छाई की विजय, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। दूसरा, ये पुरुष प्रधान नृत्य है था मतलब उस टाइम पे, लेकिन बाद में इसमें महिलाएं शामिल हो गई थी, मतलब बाद में महिलाओं को भी शामिल किया गया था। शुरुआती दौर में ये पुरुष प्रधान नृत्य रहा है। इसमें चेहरे को उनके द्वारा प्रदर्शित चरित्र, मतलब इसमें कैरेक्टर्स मिलते हैं इस डांस फॉर्म में कि आपका कौन सा कैरेक्टर है, उस चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आपको अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है, आपके फेस को उससे रंगा जाता है। जो भी आपका पात्र है उसके अकॉर्डिंग आपका फेस कलर किया जाता है। इस नृत्य में जो अभिनय करता होता है वो कभी बोलता नहीं है, उसे सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से, मतलब कि जो उसके चेहरे के भाव होते हैं, हस्त मुद्राएं होती हैं, उनका प्रयोग करके कहानी को प्रस्तुत करना होता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक जो है मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, कलामंडलम गोपी। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आप नर्तक भी याद रखेंगे कि कौन कौन से नर्तक हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी स्पेशली आंध्र प्रदेश का नृत्य है और 16वीं शताब्दी के कई शिलालेख और साहित्यिक स्रोतों से भी इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, इसका जो पुनर्परिभाषित किया है या पुनर्उद्गम किया है वो शितेंद्र योगी ने किया है। ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी रहे हैं। नर्तक का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। कृष्णा जिले में है और कुचिपुड़ी गांव में उसके नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी मतलब नृत्य रखा गया है।
और ये नृत्य शुरुआत में केवल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता और उन्हीं के द्वारा इसका अभ्यास भी किया जाता था। अब पुरुष ही नृत्य प्रदर्शन के समय महिलाओं का जो अभिनय रहता था, मतलब जो डांस फॉर्म आप कर रहे हो उसमें अगर आपका महिला का कोई किरदार है तो वो भी पुरुष ही करता था, उसी पुरुष ही उस अभिनय को निभाता था। अब इसकी खासियत क्या है कि पीतल की थाली में पैर रखकर सिर पर पानी भरे कलश रखकर ये नृत्य होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पीतल की थाली में पैर रखना है और उसके बाद सिर पर पानी भर के कलश रखना है, तब ये नृत्य किया जाता है। 20वीं शताब्दी में इसके कलाकार जैसे वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्ण मूर्ति और तादेपल्ली पेरिया, इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, इसको मतलब प्रसिद्धि दिलाई एक तरह से। और इसके प्रमुख नर्तक आ जाते हैं एग्ज़ाम में, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा डांस फॉर्म है ओडिसी। नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा का डांस फॉर्म है। दूसरा, ये सबसे पुराना डांस फॉर्म है और शुरुआती दौर में ये मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था। आप ज़्यादातर याद रखेंगे कि क्लासिकल जो डांस फॉर्म है वो पहले मंदिरों वगैरह में होते थे, देवदासियों द्वारा होते थे। उसके बाद समय के साथ धीरे धीरे उन्होंने अपना एक तरह से रूप चेंज किया कह सकते हैं, या फिर समय के साथ उनमें चेंजेस आए। उसके बाद वो अलग अलग स्टेट में उनका उद्गम हुआ, उनकी मुद्राओं, उनके भाव अलग अलग, सब ने अपना अपना बना के एक तरह से उनका उद्गम हुआ। दूसरा, इसकी जो नींव एक तरह से मिलती है वो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से ही मिलती है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया भी गया है। वही बात है कि मंदिरों से शुरू हुआ है तो वहाँ के शिलालेखों में इसको दर्शाया भी गया है। ओडिसी में कलाकार जो रहते हैं विशेष मुद्राओं के साथ नृत्य अपनी सर्पिल, त्रिभंगी अथवा दृढ़ चकोर आसन, जिसे चौक भी कहा जाता है, उसके लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। यानी कि त्रिभंगी जो है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, उसमें ये खासियत है एक तरह से, आप याद रखेंगे। और ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको पुनर्जीवित किया है, दोबारा से इसको करना शुरू किया, ये प्रकाश में आया, उसके बाद ये पॉपुलर हुआ। और 20वीं शताब्दी के मध्य में आते आते ये थिएटर कला के रूप में इसका विकास हुआ है। थिएटर कला के रूप में ये जाना जाता है, या फिर कहो कि पॉपुलर है बहुत। इसके नर्तक हैं सोनल मानसिंह, इंद्रानी रहमान, माधवी मृदुल। ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा डांस फॉर्म है मणिपुरी। नाम से ही पता लग रहा है मणिपुर से है। इसका विकास भी कब, 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हुए उनके साथ ही हुआ, एक तरह से उन्होंने किया। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं के विषय वस्तु का इसमें ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। विष्णु पुराण में जो मिलता है, भागवत में जो मिलता है, गीत गोविंद में जो भी रचनाएं मिलती हैं या फिर जो भी विषय मिलते हैं उनके बारे में ही ये डांस किया जाता है। और इस नृत्य में 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो स्पेशल, वैसे तो हर एक डांस फॉर्म की अपनी एक अलग पोशाक रहती है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी बनता है जो कुमिल है, कुमिल जो पोशाक रहती है वो किस डांस फॉर्म में पहनी जाती है, तो वे मणिपुरी डांस फॉर्म में पहनी जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके नर्तक जो हैं प्रसिद्ध वो है जावेरी बहनें, चारों बहनें, नैना, दर्शना, सुवर्णा, रंजना और गुरु विपिन सिंह, युमलेम्बन, गंबिनी देवी। नर्तक भी आप याद रखते चलेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है सतरिया। सतरिया जो डांस फॉर्म है वो आसाम का डांस फॉर्म है और इसको मठों में वैष्णवों के बीच इस नृत्य का विकास हुआ है। वैष्णव धर्म के जो लोग रहे हैं उन्हीं के बीच इसका विकास हुआ है, लेकिन मठों में हुआ है। मुख्यतः ये भी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है।
ज़्यादातर जो भी ये डांस फॉर्म किया जाता है वो कृष्णा की जो लीलाएं उन पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी राम सीता की कथाओं पर भी यह आधारित होता है। ये नृत्य भी पहले पुरुषों के द्वारा किया जाता था और बाद में इसने महिलाओं द्वारा भी किया जाने लगा। 20वीं सदी में आधुनिक रंगमंच कला के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाने लगा, मतलब कि रंगमंच की कला के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया और पॉपुलैरिटी मिली। और इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई इसके विकास में, उद्गम में, वो है श्रीमंता शंकर देव। नेक्स्ट हमारा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी स्पेशली केरला का डांस फॉर्म है। भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार लिया था ये उस पर आधारित है। मोहिनी अवतार कब लिया था? जब वो समुद्र मंथन हुआ था, उसके टाइम पे विष्णु ने राक्षसों और देवों के बीच जो युद्ध चल रहा था अमृत को लेकर, तो देवों को अमृत पिलाने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था जिसे मोहिनी के नाम से जाना जाता, तो उस अवतार पर आधारित है ये। इसमें लास्य शैली का प्रयोग किया जाता है और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला फॉर्म है और यह बहुत ही कठिन नृत्य शैली मानी जाती है क्योंकि इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो नर्तक रहते हैं वो हेमा मालिनी जी और श्रीदेवी, बहुत ही फेमस। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए भी हैं वो है रागिनी देवी, शांता राव, भारती शिवाजी, तारा निडुगाडी। ओके, आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये थोड़ा बहुत पीसीएस वगैरह, यूपीएससी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।